दो एसिड को मिलाने से कोई न्यूट्रल थोड़ी ना हो जाएगा सोल्यूशन, दो एसिड को मिलाने से कोई बेसिक थोड़ी ना हो जाएगा सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन आने वाला है वो तो फाइनली एसिडिक ही आएगा। चाहे आप ये वाला HCl लो चाहे ये वाला HCl लो, n फैक्टर हो जाएगा 1, तो 1 1 लिखना है, सीधे आ जाएगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2। जैसे हम वीक एसिड का करते हैं वैसे ही वीक बेस का होता है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एसिड से H पॉजिटिव आ रहा होगा C1 अल्फा 1, दूसरे एसिड से H पॉजिटिव आ रहा होगा C2 अल्फा 2, तो यहाँ पे टोटल H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना हो गया? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल है बेटा आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया से होगे, अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रफ्तार बैच के लेक्चर नंबर 8 में, जहां पे हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो चुका है और आयनिक इक्विलिब्रियम इस समय चल रहा है, जहां पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच के बारे में कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसको हम समझ चुके हैं। तो आज उसके बेस पे जो क्वेश्चन है उनको भी करेंगे और बाकी कई सारे आगे वाले टॉपिक भी करने वाले हैं। जैसे कि आज हम लोग कवर करेंगे कि पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे जब दो हम स्ट्रॉन्ग एसिड मिला देते हैं तो पीएच कैसे कैलकुलेट होगा, जब दो स्ट्रॉन्ग बेस मिला देते हैं तो पीएच कैसे कैलकुलेट होगा, और जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं तो आखिर पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बीक एसिड का पीएच कैसे कैलकुलेट होगा। उसके बाद देखेंगे अगर दो बीक एसिड होंगे तो पीएच कैसे कैलकुलेट होगा, और उसके बाद देखेंगे अगर एम्फीप्रोटिक एसिड होगा तो उसका हम पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहले बेटा पीएच ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पे देखिए बेटा, हमारे पास कोई दो एसिड दे रखे होंगे, जैसे कि मान लीजिए एक एसिड दे रखा है HCl, ठीक है, और दूसरा एसिड हमने दे रखा है H2SO4। इसकी मोलरिटी है M1 और इसका हम वॉल्यूम लेंगे V1, और इसकी मोलरिटी है M2, इसका हम वॉल्यूम लेते हैं V2। तो भैया हमने एक एसिड में दूसरा एसिड मिलाया है तो जो सॉल्यूशन आएगा वो एसिडिक ही तो आएगा ना भाई। दो एसिड को मिलाने से कोई न्यूट्रल थोड़ी ना हो जाएगा सॉल्यूशन, दो एसिड को मिलाने से कोई बेसिक थोड़ी ना हो जाएगा सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन आने वाला है वो तो फाइनली एसिडिक ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइनल सॉल्यूशन में सबसे पहले सोचना है H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है H पॉजिटिव इज इक्वल टू N1V1 फॉर द एसिड 1 प्लस N2V2 फॉर द एसिड 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला होता है। यहां पे आपको पता होगा जो नॉर्मलिटी है वो क्या होती है, वो होता है N फैक्टर इंटू मोलरिटी। तो नॉर्मलिटी की जगह हम क्या ले सकते हैं, N फैक्टर इंटू मोलरिटी को भी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास फिर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू N फैक्टर ऑफ फर्स्ट, मोलरिटी ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस N फैक्टर ऑफ 2, मोलरिटी ऑफ 2 एंड वॉल्यूम ऑफ 2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 V1 प्लस V2। ये हमारे अल्टीमेटली अल्टीमेटली फॉर्मूला होने वाला है। अगर मान लीजिए हमने और ज्यादा एसिड को मिक्स किया, दो से ज्यादा है, तो हम इसको बढ़ाते जाएंगे N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इस तरह से हम बेटा इसको करते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन सोच लेते हैं कि भाई हमारे पास दे रखा है 1 मोलर HCl दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर। ठीक है, और एक हमारे पास दे रखा है 2 मोलर HCl दे रखा है और इसका वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। और हमसे पूछा गया है कि भाई जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें H पॉजिटिव अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो जो H पॉजिटिव टोटल आएंगे वो कितने होंगे। तो देखो बेटा क्वेश्चन काफी सिंपल है, क्योंकि हमें पता है N फैक्टर ऑफ HCl कितना होता है, N फैक्टर ऑफ HCl कितना होता है 1।
चाहे आप ये वाला HCl लो चाहे ये वाला HCl लो, n फैक्टर हो जाएगा 1, तो 1 1 लिखना है, सीधे आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2। कितना आ जाएगा बेटा? देखो पहले वाला HCl n फैक्टर 1, मोलरिटी पहले वाले की 1, वॉल्यूम 2, दूसरे वाले का n फैक्टर कितना होने वाला है? दूसरे वाले का n फैक्टर है 1, अगेन मोलरिटी 2, वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3। तो हमारे पास क्या आएगा? यहां से कितना आ गया? 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, और अपना H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हो जाएगा 4/3 मोलर, 1.33 मोलर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमने यहां पे कुछ इस तरीके से दे रखा है कि H2SO4 है, दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास H2SO4 है, इस H2SO4 का कंसंट्रेशन हमें दे रखा है 0.5 मोलर, इसका वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर, और इसमें हम एक दूसरा एसिड ऐड करते हैं जो कि है HNO3। HNO3 का जो मोलरिटी दे रखी है वो दे रखी है 2 मोलर, और वॉल्यूम इसका दे रखा है 2 लीटर। अब हमसे बोला भाई हमने जब इसको फाइनली मिला दिया, H2SO4 में HNO3 मिला दिया, तो जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसमें H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना होने वाला होगा? बेटा अगर आपको H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन पता चल गया तभी तो आप उसकी मोलरिटी निकाल सकते हो। भाई H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ही मोलरिटी होगा। जब आपको H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन पता है तो आप pH बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन निकालते हैं। क्या मैंने फॉर्मूला बताया आपको? मैंने फॉर्मूला बताया है बेटा क्या? N1 M1 V1 प्लस N2 M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। यहां पे हमारे पास जो पहला एसिड है H2SO4, उसका n फैक्टर होता है 2, मोलरिटी है 0.5 और वॉल्यूम है 2 लीटर। जो दूसरा एसिड है HNO3, इसका n फैक्टर होता है 1, मोलरिटी है 2 एंड वॉल्यूम है 2 लीटर। टोटल वॉल्यूम कितना आ गया? 2 प्लस 2 4 लीटर। कितना हो जाता है बेटा? यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2, ओके, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 6/4, या फिर आप बोल सकते हो 3/2 मोलर। जो फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा? 3/2 मोलर होगा। और जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया है दो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, सेम कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं दो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी। कैसे? जैसे मान लीजिए अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि भैया हमारे पास 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन है जिसका हमारे पास वॉल्यूम है 3 लीटर। जिसका वॉल्यूम कितना है बेटा? वॉल्यूम है 3 लीटर। और इसमें हमने 1.5 मोलर CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया, जिसका वॉल्यूम कितना था? जिसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि भाई जिसका वॉल्यूम भी है 2 लीटर। चलिए मान लेते हैं वॉल्यूम है 2 लीटर। और हमसे बोला है जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, अब देखो बेटा दो बेस को मिक्स किया है, यहां पे NaOH भी बेस है और CaOH होल ट्वाइस भी बेस है, तो दोनों बेस को मिक्स किया है, तो जो pH आएगा वो बेसिक ही आएगा, ये बात तो पक्की है। तो यहां पे जो नेट OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला तो वो ही रहेगा क्या? N1 M1 V1 प्लस N2 M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये जो NaOH है इसका n फैक्टर कितना होता है बेटा? 1। मोलरिटी कितनी दे रखी है NaOH की? 1। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 3। ठीक है, जो दूसरा है हमारे पास CaOH होल ट्वाइस, इसका n फैक्टर 2 है, इसके पास 2 OH माइनस है, तो n फैक्टर इसका हो जाता है 2। इसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है? 1.5, और वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है 2। और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 3 लीटर प्लस 2 लीटर 5 लीटर। तो यहां हमारे पास कितना आएगा? 3। यहां से कितना आएगा? 3 × 2 6 डिवाइडेड बाय 5,
और ये हमारे पास आंसर कितना जाता है 9/5 मोलर। ये हमारे पास फाइनली OH माइनस का कंसंट्रेशन हो गया। जब आपको OH माइनस का कंसंट्रेशन पता चल जाए, आप क्या करिए, उसका माइनस लॉग ले लीजिए। माइनस लॉग लेने से सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, POH मिलेगा। जब POH मिल जाएगा तो आप वहां पे pH भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगी कैसे करना है। अब आते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट पे। जो नया कॉन्सेप्ट है वो इससे मिलता जुलता है, ऐसा ही है, बस अब हमें सोचना है कि अगर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर हो जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां पे हमें बोलना चाहिए कि जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस में है। तो देखो बेटा, यहां पे 3 केस हो सकते हैं। केस 1 क्या होगा, केस 1 होगा कि जब हमने जो H पॉजिटिव मिलाया है उसका कंसंट्रेशन मिलाने वाले OH माइनस से ज्यादा है। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन में मोर एसिड है, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। ये पहला हो गया। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, दूसरा हमारे पास आने वाला है बेटा केस 2। दूसरा हमारे पास आने वाला है केस 2। केस 2 में क्या होगा, अगर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन OH माइनस के कंसंट्रेशन के बराबर है तो हर हाल में सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कैसा आएगा, ये सॉल्यूशन आने वाला है न्यूट्रल सॉल्यूशन। एक केस और भी हो सकता है जहां पे हमने क्या किया है, केस 3 में OH माइनस बेस का कंसंट्रेशन एसिड के कंसंट्रेशन से ज्यादा है, तो नेट बेस ज्यादा है एसिड कम है, ज्यादा बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और उसके बाद भी सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ बेस बच जाएगा। तो इस बार सॉल्यूशन में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होगा, बल्कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इस बार सॉल्यूशन में बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन इन नेचर और बेसिक इन नेचर। तो यहां पे आप बोल सकते हो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक इन नेचर। ये 3 केस होंगे। पहले केस में हमें क्या करना है बेटा, पहले केस में क्योंकि रिजल्टेंट सॉल्यूशन में H पॉजिटिव ज्यादा आएगा, तो आपको क्या लिखना है, H पॉजिटिव इज इक्वल टू N इंटू V ऑफ एसिड माइनस N इंटू V ऑफ बेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। क्योंकि बेटा यहां पे एसिड ज्यादा है ना, तो ज्यादा एसिड है, बेस कम है। बेस हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, एसिड हो गया एक्सेस रिएजेंट, और रिएक्शन होने के बाद एक्सेस रिएजेंट ही बच जाएगा। जब रिएक्शन होने के बाद एक्सेस रिएजेंट बच जाएगा तो सॉल्यूशन में ज्यादा होगा एसिड, इसीलिए हमने बचे हुए एसिड का कंसंट्रेशन निकाला। ये केस बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी ज्यादा नहीं है। यहां तो क्या है भैया, जितना H पॉजिटिव है उतना ही OH माइनस है, तो कोई टेंशन नहीं है। यहां पे आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि pH भी कितना होगा, 7 होगा, और POH भी कितना होगा, इसका 7 ही होगा। लेकिन इस केस में एसिड कम है, H पॉजिटिव कम है और OH माइनस ज्यादा है, तो ज्यादा OH माइनस एक्सेस रिएजेंट हो गए, कम H पॉजिटिव लिमिटिंग रिएजेंट हो गए, और ज्यादा OH माइनस कम H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो सॉल्यूशन में क्या बचेगा, सॉल्यूशन में हमारे पास बचने वाला है OH माइनस, सॉल्यूशन में हमारे पास बचने वाला है OH माइनस। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हमें क्या करना है, हमें बचे हुए OH माइनस का कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इस बार हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, OH माइनस बचा हुआ है, तो हमें लिखना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग OH माइनस इज इक्वल टू नॉर्मल T इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस माइनस नॉर्मल T इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे अभी, जिनको हम आज की ही क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। ये हो गया हमारे पास जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया और एसिड ज्यादा है
तब बचे हुए H पॉजिटिव का फॉर्मूला। ये वाला हो गया जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया और बेस ज्यादा है। जब बेस ज्यादा है तो बचे हुए OH माइनस का फॉर्मूला। इसको लेके हम आज ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसकी प्रैक्टिस आज हमारी पूरी की पूरी हो जाएगी, कोई उसमें टेंशन नहीं लेनी है। अब आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पड़ाव पे। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया है। अकेला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो क्या करना है, दो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो क्या करना है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो क्या करना है, बहुत ज्यादा वीक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या करना है, दो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो भी क्या करना है। ऐसी चीजों को हमने समझ लिया है, सीख लिया है। अब हम आते हैं पीएच ऑफ वीक एसिड पे। बेटा वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होंगे। उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन कभी भी 100% नहीं हो सकती है। वो पार्शियली आयनाइज होंगे, पार्शियली डिसोशिएट होंगे। तो लिख लेते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम HA इज ए वीक एसिड। हमने एज्यूम किया है कि ये जो HA है ये मैंने सिंबल लिया है किसका, एक वीक एसिड का सिंबल लिया है जो है HA। अब ये जो HA है ये डिसोशिएट कैसे होगा, HA इन द एक्वस सॉल्यूशन डिसोशिएट इनटू द H पॉजिटिव एक्वस प्लस A माइनस एक्वस, ये होगा बेटा। अब देखो जैसे हम अक्सर करते आए हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन C 0 0, out of C alpha is consumed, so remaining is the C1 minus alpha। यहां पे कितना बनेगा बेटा C alpha, यहां पे कितना बनेगा C alpha। ये एसिड है, एसिड के लिए मैं आपको समझा चुका हूं, हम लेते हैं Ka। Ka क्या आएगा, Ka आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो Ka हमारे पास क्या आने वाला है, ये आने वाला है C अल्फा मल्टीप्लाइड बाय C अल्फा, तो ये हो गया C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां पे आएगा C1 माइनस अल्फा। ये आ गई हमारे पास Ka की वैल्यू। आपको पता है एक C कैंसिल आउट हो सकता है, तो क्या लिख सकते हैं, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये आ गया बेटा, ठीक है। अब आपको एक चीज याद है, मैंने बोला था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो बहुत कम डिसोशिएट होते हैं। सपोज करो इफ अल्फा इज लेस देन 10%, अगर ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, 10% है, 10% से छोटा है, तो यहां पे हमें एक अजम्पशन लेना पड़ता है। वो क्या है, उस केस में हमें एज्यूम करना पड़ता है कि हम मान लेते हैं 1 के कंपैरिजन में अल्फा की वैल्यू काफी छोटी है और निग्लिजिबल है। इसका मतलब 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू आ जाता है 1। 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू आ जाता है 1। तो यहां से हमारे पास Ka की वैल्यू क्या आएगी, Ka की वैल्यू आएगी C अल्फा स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन गिवन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, और आपको पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर उस एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा। अगर वो एसिड वीक दे रखा है, वीक एसिड जो कि बहुत कम डिसोशिएट होते हैं, तो उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला आप सीधे सीधे C अल्फा स्क्वायर से निकाल सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। आप सीधे लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। अब देखते हैं, अगर मुझे कैलकुलेट करना हो, भाई किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka बाई C, या फिर यहां पे हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला कितना आएगा, Ka बाई C अंडर रूट। ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। लेकिन अगर किसी ने
हमसे पूछा कि हमें परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, क्योंकि ये जो आंसर आएगा ये तो फ्रैक्शन में आएगा, तो आपको क्या करना है कि a बाई सी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपके पास परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाने वाला है। ठीक है, आपने अल्फा कैलकुलेट कर लिया। लास्ट में हमें क्या करना होता है बेटा, लास्ट में हम हर बार पीएच ही तो कैलकुलेट करते हैं, तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए H पॉजिटिव। पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए H पॉजिटिव, और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है क्या, पहले इसको पहचान लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है सी अल्फा। हमें सी अल्फा की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो इसको मैं लिख लेता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है सी अल्फा। ये क्या हो जाएगा, देखिए सी अल्फा की वैल्यू तो आपको पता है, अल्फा की वैल्यू ये है, तो हम इसको मैंने लिख दिया के ए बाई सी, तो क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास अंडर रूट के ए इंटू सी, ये आ गया मेरे पास के ए इंटू सी। या फिर आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि भाई हमारे पास वीक एसिड में कितने H पॉजिटिव आए, उसका फॉर्मूला आ जाता है के ए इंटू सी। ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं किसके लिए, जब हमें H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना हो, किसके लिए, वीक एसिड के लिए। ठीक है, अगर हमें पीएच लेना है तो पीएच लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों साइडों में लॉग लेना पड़ेगा, नेगेटिव लॉग, तो वो क्या आ जाएगा माइनस लॉग के ए इंटू सी पावर हाफ। ठीक है, इसको क्या ले सकते हैं, हाफ, क्या लिखेंगे, माइनस लॉग के ए माइनस लॉग सी, ये ले सकते हैं। ठीक है, ये ले सकते हैं। अब इसमें आपको पता है बेटा, यहां से क्या आने वाला है, यहां से आएगा पीएच, याद रखना ये जो लास्ट फॉर्मूला आ रहा है बेटा वो यहां पे लिख देता हूं, पीएच इज इक्वल टू हाफ। ये क्या होता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है माइनस पी के ए, आपको बताया हुआ है ये क्या कहलाता है, माइनस पी के, सॉरी ये कहलाता है पी के, माइनस लॉग के सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी के ए माइनस लॉग सी। ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा वीक एसिड का। यहां पे तो इसको रहने देता हूं क्योंकि काफी ज्यादा कंजस्टेड सा हो गया, इसको आगे ही लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं पूरे को आगे ही ले जाता हूं। तो हमारे पास आ रहा है concentration of H positive is equal to minus log Ka इंटू सी पावर हाफ। इसको हम लिख सकते हैं हाफ माइनस लॉग Ka माइनस लॉग सी। ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हाफ, यहां पे क्या आएगा, ये आएगा पी के ए माइनस लॉग सी। इस फॉर्मूले से बेटा आप सीधे के सीधे पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। इस फॉर्मूले से आप सीधे के सीधे पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। किसका पीएच कैलकुलेट कर सकते हो, वीक एसिड का। वीक एसिड का आप पीएच यहां से कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से। इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, और आपको ये याद रखना है, आपको एक तो ये याद रखना है कि H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या आता है, इसको याद रखिए। और एक आपको याद रखना है ये वाला कि पीएच ऑफ वीक एसिड का फॉर्मूला क्या आता है। ठीक है, यहां पे एक मैं आपको सिंपल सी कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा साथ में। देखो, एक डाटा याद रखना बेटा, ये डाटा आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। CH3 COOH, इसका Ka की वैल्यू होती है 1.8 इंटू 10⁻⁵ मोलर
स्क्वायर मोलर, जिसको अगर हम pKa लेते हैं तो pK आ जाता है 4.74। इसको बेटा याद रखना, इसको जितने अच्छे से याद रखोगे आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है। कई बार क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी तो भी याद रख लेना है, ठीक है। एक और बताऊंगा डाटा याद रखने को अभी इसी को, ठीक है। तो अब हमें कंसंट्रेशन दे रखा है, इस एसिड का कंसंट्रेशन दे रखा है। कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁻2 मोलर। हमारे पास एसिटिक एसिड है जो कि एक वीक एसिड है और उसका कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁻2 मोलर और हमें निकालना है पीएच। तो ज्यादा हमें सोचना नहीं है, क्या करना है, हाफ pKa, pKa की वैल्यू कितनी है माइनस log C कितना है 10⁻⁻2, तो क्या हो जाएगा हाफ 4.74। यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा प्लस log 2 log 10 प्लस 2 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहां पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 6.74 डिवाइडेड बाय 2 जो कि कितना आ जाएगा 3.37। ये हमारे पास पीएच हो जाएगा इस वीक एसिड का, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको समझाया था ना बेटा कि जैसे हम वीक एसिड का करेंगे एग्जैक्टली इन द सेम मैनर वीक बेस का भी वैसे ही होगा, कोई फर्क नहीं होगा। जैसे हम वीक एसिड का करते हैं वैसे ही वीक बेस का होता है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो बेटा, जैसे मैंने आपको यह फॉर्मूला बताया है वीक एसिड के लिए, अगर हमारे पास वीक बेस हो तो फॉर्मूला वो ही रहेगा, बस हमें कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। वीक बेस तो क्या लिखना पड़ेगा, POH, पीएच की जगह क्या लिख लिया POH, हाफ pKa की जगह क्या लिखेंगे बेटा pKb माइनस log C। सारी चीजें ही वो ही रहेंगी बेटा। वीक बेस के लिए कोई अलग से डेरिवेशन नहीं है, वीक बेस का भी डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम होने वाला है। केवल क्या करना है, जहां पे H पॉजिटिव लिखा था वहां पे OH माइनस कर देंगे, जहां पे PH लिखा था वहां पे POH कर देंगे, और जहां पे pKa लिखा होगा वहां पे हमें pKb कर देना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक वीक बेस दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल दे रखा है NH4OH। NH4OH भी बेटा आपको अक्सर क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। इसका भी बहुत बढ़िया डाटा है जो मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि एक और बताऊंगा जो आपको याद रखना पड़ता है। इसको भी बेटा याद रखना, बाई चांस वाली बात है कि इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है। ये डाटा याद रखो, एसिटिक एसिड का Ka 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होता है और pKa 4.74 होता है, और सेम डाटा होता है किसका, NH4OH का। NH4OH का जो हमारे पास Kb की वैल्यू है वो एग्जैक्टली वो ही है जो कि एसिटिक एसिड के लिए Ka की है, और जो हमारे पास pKb की वैल्यू है वो एग्जैक्टली वो ही है जो हमारे पास एसिटिक एसिड के लिए pKa की है। तो एक डाटा याद रखोगे, दो जगह यूजफुल है, दो जगह काम हो जाएगा। और बहुत ही कॉमन से, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वीक एसिड और वीक बेस वाले, उसमें आप मान के चलिए या तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा होगा या फिर एसिटिक एसिड दे रखा होगा। तो ये डाटा बहुत कॉमन है, तो इसलिए हम बच्चों से बोलते हैं कि बेटा आप इसको याद रख लो। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया है तो भी आपको क्वेश्चन करने में काफी आसानी हो जाएगी। तो हमें pKb पता है, ठीक है। मैंने आपसे फिर से बोला, अच्छा मैंने कहा अच्छा चलो इस बार हमारे पास कंसंट्रेशन फिर से 10⁻⁻2 है। अब मुझे pH बताओ। अब मुझे आपको बताना है कि pH क्या आने वाला है इस सॉल्यूशन का। तो आपने सोचा, सर ने बोला था POH का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ pKb माइनस log C। पहले हम यही सॉल्व कर लेते हैं, POH कितना आएगा। पहले POH निकालेंगे उसके बाद सोचेंगे pH क्या आएगा। तो आपने क्या किया, हाफ pKb की वैल्यू कितनी है 4.74, ये कितना था माइनस log 10⁻⁻2
कितना आ जाएगा 6.74 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया बेटा 3.37। ये तो आ गया पीओएच। ये हमारे पास क्या हो गया पीओएच। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पीओएच पूछा जाए तो आप इस आंसर को लिख दीजिए। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पीओएच को पूछा जाए आप इस आंसर को लिख दिए, ये आंसर है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में पीएच पूछा है तो हमें क्या करना है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। यहां पे क्या है पीएच हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा 14 माइनस पीओएच 3.37। ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 10.63। ये अपने पास पीएच आ जाएगा उस सॉल्यूशन का। तो बड़े आराम से बेटा आप कर सकते हो, वीक एसिड के लिए भी कर सकते हो और वीक बेस के लिए भी इस तरीके की कैलकुलेशन को बड़े आराम से किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक जगह प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। इसको बहुत ही ध्यान से समझना बेटा। जो मेरी अगली स्लाइड है, अगर इसको आप स्किप कर गए या फिर आपने सोचा कि लग रहा है कुछ डिफिकल्ट होने वाला है, तो आप बेटा कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को मिस कर दोगे और आप हो सकता है क्वेश्चन में वो गलती कर दो जो कि 99.9% बच्चे करने वाले हैं। कैसे, इसको समझो, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास CH3COOH है जिसका Ka मैं फॉर द टाइम मान लेता हूं 10⁻⁻5 मोलर है। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल मान लिया 10⁻⁻5 मोलर है। और मैंने जो एसिड लिया है, एसिड का कंसंट्रेशन कितना ले लिया, एसिड का कंसंट्रेशन भी मैंने 10⁻⁵ मोलर ले लिया। और मैंने आपको कहा जरा मुझे पीएच कैलकुलेट करके बताओ। तो आपने पीएच कैलकुलेट किया कैसे, माइनस pKa 5 माइनस ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया होगा, हाफ लॉग 5 माइनस लॉग 10⁻⁻5। ये कैसे आया बेटा, ये भी बता देता हूं। देखो Ka की वैल्यू है 10⁻⁻5 तो pKa की वैल्यू कितनी आएगी, pKa की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, pH का फॉर्मूला क्या है, हाफ pKa प्लस pKa माइनस लॉग C। तो हमने क्या किया, हमने किया हाफ 5 माइनस लॉग 10⁻⁻5 हाफ 5, ये कितना आ जाएगा प्लस 5। ठीक है, प्लस 5 हो गया, लॉग 10 हो गया। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, क्या आ गया 10/2 इज इक्वल टू 5। आपका पीएच आ गया, आपको यहां पे लग रहा होगा कि आंसर आ गया पीएच का 5, आपको लग रहा होगा। और आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि ये सही आंसर है क्योंकि ये ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा होगा। आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा कि यार मेरा आंसर एकदम से सही आ गया, और जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा होगा। तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा कि यार ये तो एक ही बार में सही हो गया। लेकिन आप ये सोचो बेटा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखते हैं। जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू C अल्फा, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब अल्फा की वैल्यू 10% से छोटी है। उस केस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। यहां पे हमें सोचना पड़ेगा क्या अल्फा रियली में 10% से छोटा है, ये सोचना पड़ेगा। देखते हैं, मैंने अल्फा का फॉर्मूला याद किया। अल्फा का फॉर्मूला सर ने बताया है √KA/C। Ka की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻5, कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई √1। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको लेके चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। एक बार लिखते हैं, ये क्या आया है, C⁴ प्लस Ka अल्फा माइनस Ka, C⁴ माइनस Ka अल्फा
प्लस के ए, ये हमारे पास इक्वेशन आई है, यहां पे है प्लस और यहां पे है माइनस। सी एल्फा स्क्वायर प्लस के ए एल्फा माइनस के ए, सी एल्फा स्क्वायर प्लस के एल्फा माइनस के, और यहां पे हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ए की वैल्यू आ जाएगी सी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के ए, और सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू आने वाली है माइनस के ए, सी की वैल्यू क्या आने वाली है के ए, ये कंसंट्रेशन है, ए की वैल्यू ए हो गई, कंपेयर करेंगे, ठीक है, बी की वैल्यू के ए हो गई और सी की वैल्यू माइनस के ए हो गई। जो भी हमें वैल्यू दे रखी हो कंसंट्रेशन और के की, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आपको पता है श्रीधराचार्य सूत्र होता है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से हमें ये x की वैल्यू, यहां पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा क्या हो जाएगा यहां से बेटा, अल्फा आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां से बेटा आप क्या करोगे, पहले अल्फा निकालोगे। जब आपने अल्फा निकाल लिया, फिर आपको याद होगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितना था, मैं दिखाता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितना था, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव था C अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव था C अल्फा, हमें H पॉजिटिव भी तो निकालना है। तो पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके अल्फा निकाला, फिर उसको C से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आ गया। इससे हम pH निकालेंगे, इससे हमें pH कैलकुलेट करना है। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चन आपके नीट लेवल के एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन में कम से कम 5 मिनट लगने हैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि सेफ साइड में आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा हो गई है, अगर अल्फा की वैल्यू 10% से ज्यादा आ रही है, तो हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। और जब उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना के अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर सी अल्फा निकालना पड़ेगा। ये केवल मैंने आपको इसलिए बताया है कि बेटा आपको पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री कि ये भी कॉन्सेप्ट होता है। ऑल्दो हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, लेकिन जब फिर भी भाई अपनी साइंस का पार्ट है, अपने चैप्टर का पार्ट है, तो हमें पता जरूर होना चाहिए। मान लो आप मुझसे पढ़ के बाहर जाओ, कहीं पे किसी से मिलो, किसी टीचर से मिलो, और कोई टीचर आपको यही क्वेश्चन पूछ ले, या फिर कोई एग्जामिनर, कोई आपका दोस्त आपसे ये पूछ ले, तो आपको ये ना लगे यार ये हमने नहीं पढ़ा है, आपने भी ये पढ़ा है और आपको पता है, आप सामने वाले को भी पढ़ा सकते हो कि भैया ऐसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये समझना जरूर है, ठीक है। इसको अगर जरूरत पड़ेगी, अगर हमें कहीं पे जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसा क्वेश्चन अटक गया, तो हम जरूर सॉल्व करेंगे। अब इन सब का अपने यहां एप्लीकेशन क्या है, मैंने आपको ये सारी बातें क्यों बताई, तो मैंने आपको ये सारी बातें ये बताई कि फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ वीक एसिड और बेस, weak acid or base is to calculate alpha, is to calculate alpha. If alpha is less than 10%, use simply आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है pH is equal to half pKa minus log C। ये बेटा बिंदास तरीके से आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन पहला स्टेप हम अपनी तसल्ली के लिए ये जरूर करके देखेंगे, क्या भैया अल्फा 10% से कम है, क्या अल्फा 10% से कम है।
अगर 10% से कमाया, आप ये बिंदास यूज कर लो। अब आप बोलोगे सर आपने एक स्टेप बढ़ा दिया, आप तो बोल रहे थे कि हम हर चीज को शॉर्ट करेंगे, लेकिन आपने तो हमें एक स्टेप और बता दिया कि पहले ये करके देखो फिर आप फॉर्मूला लगाना। तो हमें तो सर और ज्यादा काम बढ़ गया, हम जल्दी कहां सॉल्व कर पाएंगे, हमें तो और ज्यादा लेट हो गया ना, हमारे लिए तो क्वेश्चन लेंथी हो गया। तो उसके लिए भी बेटा एक बहुत सिंपल सी चीज है, वो क्या है? वो है ये कि आप दिए हुए क्वेश्चन में कंसंट्रेशन को देखो, दिए हुए क्वेश्चन में कंसंट्रेशन को चेक करिए। जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो कंसंट्रेशन गिवन है उसको चेक करिए। अगर कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, ध्यान से समझना बेटा, एक एक बात में बहुत गहराई छुपी हुई है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन बहुत ही कम है तो ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन के हिसाब से कंसंट्रेशन कम होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी। दोबारा बोलता हूं, ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन के हिसाब से अगर कहीं कंसंट्रेशन कम होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है। यहां पे कंसंट्रेशन बहुत ही कम दे रखा है मैंने, जैसे ही आपने देखा अरे यार ये तो बहुत कम कंसंट्रेशन है, और जब कंसंट्रेशन कम होगा तो ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन के हिसाब से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ चुकी होगी। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ चुकी होगी तो ये 10% से ज्यादा हो गई होगी। जब 10% से ज्यादा हो गई होगी तो ये वाले फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते। दोबारा समझाता हूं बेटा, क्या करना है, आप केवल डाटा चेक करो कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन बहुत ही छोटा है, मैंने और लिख दिया कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁶, कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁸, कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁷। आपने देखा अरे यार कंसंट्रेशन तो बहुत छोटा है, आपके दिमाग में तुरंत बल्ब जलना चाहिए, यार ओस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन बोलता है कंसंट्रेशन कम होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो जाती है। यहां पे चूंकि कंसंट्रेशन बहुत कम है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, इसीलिए हम अल्फा को 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कैसे कर दें भाई, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यहां पे आपको सबसे पहले देखना है कंसंट्रेशन। अगर आप इसको स्टेप को, इस वाले स्टेप को एलिमिनेट करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। मैंने कभी भी बच्चों को नहीं बोला कि ये आप करो, ये बताया जाता है, थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकली हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली हमें केवल कंसंट्रेशन देखना है। अगर कंसंट्रेशन बहुत छोटा है, ऑब्वियसली ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन के हिसाब से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा होगा। डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, 10% से ऊपर पहुंच गया होगा। जब 10% से ऊपर पहुंच गया है तो ये वाला फॉर्मूला हमें सीधे सीधे यूज नहीं करना है। और बढ़िया बात यह है, सबसे खुशी की बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन अपने आएंगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन अपने नीट एग्जामिनेशन में आते नहीं है। लेकिन अगर आ जाए तो आपको भाई पता तो होना चाहिए कि भाई मैं करूं कैसे। तो उसके लिए आपको यह चीज याद रखनी है। सबसे बढ़िया चीज मैंने क्या बताई, बस ये देखो बेटा, कंसंट्रेशन क्या कम है, कंसंट्रेशन कम है तो उसमें हमने अल्फा को निगलेक्ट नहीं किया होगा। और कंसंट्रेशन ज्यादा है 0.1, 0.2, 0.05, बिंदास होके यूज करो, कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप देखोगे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और हम इसको करीब करीब हमें टच भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें पता तो होना चाहिए ना भाई, पता तो सारी बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, पीएच ऑफ वीक एसिड। ये हम अपना कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एक वीक एसिड का पीएच कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, उसमें क्या क्या समस्या आ सकती है, सारा बता दिया मैंने। वीक एसिड का पीएच कैलकुलेट करते समय केवल एक ही समस्या आती है। वीक एसिड का पीएच कैलकुलेट करते समय एक ही समस्या आती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। एक बार चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं, है थोड़ा सा और भी बढ़िया तरीके से इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने इस बार बेटा फिर से आपको CH3COOH दे दिया, कंसंट्रेशन के ए की वैल्यू आपको बता दी भैया 10⁻⁻5 है और कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 है। तो पहले तो आपकी आंखें फिर से चौंधिया जानी चाहिए, अरे यार ये तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अल्फा की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी। फिर भी आपको मन हुआ यार सर ने बोला है कि पहले स्टेप में हमें अल्फा कैलकुलेट करनी है, चलो सर की बात मान लेते हैं, यार सर सही बोलते हैं। तो हमने क्या किया, अल्फा कैलकुलेट कर लिया। अल्फा होता है √K/C,
जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया, के की वैल्यू रखी 10⁻⁻5, अल्फा और कंसंट्रेशन रखा 10⁻⁻6, ये आ गया कितना, √10। √10 कितना हो जाएगा? अरे यार आप तो बोलोगे सर ये तो 3 पॉइंट समथिंग आ गया, तो आप बोलोगे सर ये तो, अब ये तो कितना है, परसेंटेज में करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आप तो बोलोगे सर ये तो 300 से ज्यादा डिसोशिएट हुआ है। तो आप जरा इसको सोचो, क्या कोई सॉल्यूट 100% से ज्यादा डिसोशिएट हो सकता है? अरे यार 100% डिसोसिएशन तो पूरा डिसोसिएशन होता है जब डिसोसिएशन मैक्सिमम ही 100% है। जब अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 100% होती है, तो यार ये 300% कैसे डिसोशिएट हो गया? कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है क्या? आपको खुद ही समझ में आएगा, अरे यार अल्फा की वैल्यू तो 100% होनी चाहिए, यहां पे 300% हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ रह गया, और फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ यहां पे अल्फा को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं बेटा। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। बढ़िया बात उससे भी ये है कि हमें जनरली यूज नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी हमारे ग्रिप में होना चाहिए ये, ठीक है, हमें समझ में आना चाहिए कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे से बाहर निकल गई, जो हमें समझ में ना आ पाई, समझ में पूरा आना चाहिए। अब चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, अगले टाइप के एसिड पे। तो अगले टाइप के एसिड में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएच ऑफ 2 वीक एसिड। 2 वीक एसिड दे रखे होंगे एक साथ, 2 वीक एसिड दे रखे होंगे, तो हमें करना है क्या भाई, एक एसिड मान लेते हैं HA है, ये डिसोशिएट हो रहा है H पॉजिटिव, और साथ में A माइनस में एक एसिड और मान लेता हूं, वो एसिड कौन सा है, वो एसिड है HB, ये डिसोशिएट हो रहा है किसमें, H पॉजिटिव प्लस B माइनस में, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन हमें दे रखा है C1, ये 0 ये 0, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है C2, ये 0 ये 0। यहां पे आप देखो बेटा, ये है C1 1 minus alpha. What is alpha? Alpha is the degree of dissociation of acid A in presence of B. What is alpha? Alpha is the degree of dissociation of acid A in presence of weak acid B. ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे, C2 1 minus alpha 2, C2 1 minus alpha 2. What is alpha 2? Alpha 2 is the degree of dissociation in presence of acid HA. दोबारा समझाता हूं बेटा, alpha 1 is the degree of dissociation of acid HA in presence of HB. Alpha 2 is the degree of dissociation of acid HB in presence of HA. यहां पे कितना बनेगा, यहां पे बनेगा बेटा C1 alpha 1, यहां पे कितना बनेगा C1 अल्फा 1, यहां पे कितना बनेगा C2 अल्फा 2, यहां पे कितना बनेगा C2 अल्फा 2। लेकिन टोटल H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना हो गया, अरे दोनों एक ही तो सॉल्यूशन में है, दोनों एक ही तो कंटेनर में है। पहली एसिड से H पॉजिटिव आ रहा होगा C1 अल्फा 1, दूसरे एसिड से H पॉजिटिव आ रहा होगा C2 अल्फा 2, तो यहां पे टोटल H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना हो गया, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। फिर यहां पे दूसरे वाले एसिड से HB के टूटने से H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना आया, C2 अल्फा 2। पहले वाले एसिड से H पॉजिटिव कितना आ रहा है, C1 अल्फा 1, तो यहां पे टोटल H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना हो गया, C2 प्लस C1 अल्फा 1, C2 अल्फा 2 प्लस C1 अल्फा 1। यहां पे Ka की वैल्यू क्या आएगी बेटा, उसको जरा देख लेते हैं। Ka1 की वैल्यू आएगी हमारे पास C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A1, C1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा अपने पास C1 1 माइनस अल्फा 1। यहां पे आप देखो, यहां पे क्या आएगा, Ka2 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाय C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय
C21 माइनस अल्फा 2। ये हमारे पास Ka1 और Ka2 की वैल्यू आ गई। अब जरा मुझे सोच के बताओ बच्चों, क्या यहां पे कुछ कॉमन आयन नहीं लग रहा? क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये वाला तो कॉमन आयन है, H पॉजिटिव तो दोनों में ही है, H पॉजिटिव तो दोनों में, वो पहले से ही वीक एसिड है। दोनों ही एसिड पहले से ही वीक एसिड ही हैं, दोनों एसिड ही पहले से वीक एसिड है। अब उनके बीच में एक कॉमन आयन भी हो गया, तो कॉमन आयन होने की वजह से क्या होता है बेटा? कॉमन आयन होने की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होती है कि बढ़ती है? सोच लो आराम से। Ha और Hb के बीच में एक आयन कॉमन है, Ha और Hb के बीच में एक आयन कॉमन है, और एक आयन कॉमन होने से उन दोनों की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी? अब बोलोगे सर कॉमन आयन होने की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हमेशा कम ही होती है, ये तो हमने पढ़ाई है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा, ये जो अल्फा 1 है ये बहुत छोटा होगा, ये जो अल्फा 2 है ये बहुत छोटा होगा। तो 1 के कंपैरिजन में हम अल्फा 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और यहां पे 1 के कंपैरिजन में हम अल्फा 2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा कर दिया, अगर हमने ऐसा कर दिया तो क्या आएगा बेटा? अब देखो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा Ka1, व्हाइट से लिखता हूं, यहां पे क्या बचेगा बेटा? यहां पे बचेगा Ka1 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाय C1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय क्या बचा? C1। यहां पे क्या बचेगा? यहां पे बचेगा Ka2, यहां पे क्या बचेगा बेटा? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाय C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय C2। अब मैं आपसे कुछ बोलता हूं कैलकुलेट करने के लिए, वो वैल्यू मेरे को बताना। इनको अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा? पहले वाले से आ जाएगा Ka1 C1, ये वैल्यू क्या आने वाली है? ये वैल्यू आएगी बेटा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। यहां पे क्या आएगा? इसको मैं लिखूंगा आगे वाले पेज पे, आगे वाले पेज पे इसको लेके चलते हैं, वहां पे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहां पे देखो बेटा, आप देख लो क्या करने वाला हूं मैं, C1 और Ka1 को मल्टीप्लाई करूंगा, Ka2 और C2 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा? Ka1 C1 इज इक्वल टू क्या आएगा? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाय C1 अल्फा 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से क्या आएगा? यहां से हमारे पास आ जाएगा Ka2 मल्टीप्लाइड बाय C2 आ जाएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। यहां पे क्या आएगा बेटा? C2 अल्फा 2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 2, और क्या करते हैं अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आने वाला है बेटा? ये आ जाएगा K1 C1 प्लस K2 C2। यहां से हम क्या करेंगे? ये पूरा कॉमन ले लेते हैं, देखो दोनों जगह ये वाला पार्ट दोनों जगह है, यहां पे भी है यहां पे भी, इसको ले लेंगे कॉमन, इसको कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। बचेगा क्या? जो बचेगा वो भी यही होगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, यही बचेगा। तो ये क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 होल स्क्वायर। यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा K1 C1 प्लस K2 C2, यहां पे स्क्वायर है, अंडर रूट करो, क्या आ जाएगा? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, क्या आ जाएगा? अंडर रूट Ka1 C1 प्लस Ka2 C2, ये आ गया। अब जरा देखते हैं ये जो हमने कैलकुलेट किया है C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ये आखिर है क्या? देखते हैं। C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, अरे यार यही तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है, ये तो H पॉजिटिव है।
यही तो हमें चाहिए, हमें तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए एच पॉजिटिव चाहिए, वही तो है C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। तो हमारे लिए तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई। हमें तो क्या मिल गया, हमें तो सीधे सीधे एच पॉजिटिव का कंसंट्रेशन का ही फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया, अंडर रूट Ka1C1 प्लस Ka2C2। आप बेटा सीधे सीधे यहां पे वैल्यू पुट करिए, उनको सॉल्व करिए, दोनों को ऐड करिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, आपको इतना डेरिवेशन याद नहीं रखना, मैं भी नहीं चाहता हूं आप ये डेरिवेशन याद रखो, ठीक है। लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला हर हाल में याद होना चाहिए। अगर दो वीक एसिड का मिक्सचर आ जाए तो हमें इसी फॉर्मूले से उसको सॉल्व करना है। अब आप मुझे बताओ, जैसे मैंने ये दो वीक एसिड का बताया है, क्या इसी कॉन्सेप्ट को हम मिक्सचर ऑफ टू वीक बेस, मिक्सचर ऑफ टू वीक बेसिस, क्या इसके लिए भी कर सकते हैं? क्या है, क्या उसके लिए भी कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते, बस करना क्या पड़ेगा, सर ने बताया है कि जहां पे H पॉजिटिव लिखा होता है वहां पे OH माइनस कर दो, और जहां पे Ka लिखा होता है वहां पे Kb कर दो। बस फॉर्मूला आपके पास वीक बेस के लिए भी तैयार हो गया है। ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला फॉर द OH कंसंट्रेशन ऑफ टू वीक बेस। जब आप दो वीक बेस को मिलाओगे तो हमें OH माइनस का कंसंट्रेशन यहां से निकलना है। क्या आएगा, Kb1C1 प्लस Kb2C2। सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, इसको लगाना है, आपका क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। डेरिवेशन याद अगर हो गया बहुत ही बढ़िया बात है, समझ में आ गया, सुपर गुड, सुपर। लेकिन फिर भी आपको यह फॉर्मूला हर हाल में याद रखने वाला है, क्योंकि आप इतना डेरिवेशन एग्जामिनेशन में जाके नहीं करने वाले हो। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन हमें यह फॉर्मूला जरूर से पता होना चाहिए और याद होना चाहिए, ताकि हम सीधे सीधे क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सके। ठीक है बेटा, इसके भी क्वेश्चन आएंगे, हम देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास pH ऑफ एम्फीप्रोटिक एसिड। ये बेटा क्या होगा, एम्फीप्रोटिक एसिड जो है वो हमारे पास एक ऐसा एसिड होगा जो कि हमें H पॉजिटिव दे भी सकता है और H पॉजिटिव ले भी सकता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन बताए थे, H पॉजिटिव दे सकते थे, H पॉजिटिव ले भी सकते थे। तो ये समझते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए हमारे पास है Na, जैसे हमारे पास है H2CO3, ठीक है, और H2CO3 डिसोशिएट हो रहा है। ये एक डाइप्रोटिक एसिड है। डाइप्रोटिक एसिड का मतलब होता है जिसके पास दो H पॉजिटिव हैं डोनेट करने के लिए। ये डिसोशिएट हो रहा है H पॉजिटिव एंड HCO3 माइनस। यहां पे Ka1 क्या आएगा बेटा, ये आएगा H पॉजिटिव HCO3 माइनस डिवाइडेड बाय H2CO3। ठीक है, अब क्योंकि ये डाइप्रोटिक एसिड है, एक बार टूटा है भाई, एक H पॉजिटिव डोनेट कर दिया है, एक बार दूसरा H पॉजिटिव भी डोनेट करेगा। HCO3 माइनस फर्दर डिसोशिएट टू गिव H पॉजिटिव प्लस CO3 माइनस माइनस। यहां से Ka2 की वैल्यू क्या आएगी, यहां से Ka2 की वैल्यू आएगी बेटा H पॉजिटिव CO3 माइनस माइनस डिवाइडेड बाय HCO3 माइनस। अगर अब मैं आपसे पूछूं इसमें भाई एम्फोप्रोटिक स्पीसीज कौन सी है, कौन सी ऐसी चीज है जो H पॉजिटिव डोनेट भी कर सकती है, H पॉजिटिव विड्रॉ भी कर सकती है, तो बड़े आराम से बोलोगे सर देखिए इस प्रोसेस में ये जो HCO3 माइनस है ये एक एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है, क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो ये H पॉजिटिव को डोनेट कर सकती है, और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है तो ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट भी कर सकती है। मतलब इस वाले डायरेक्शन में ये एसिड की तरह वी वेट शो कर रही है,
और इस वाले डायरेक्शन में ये बेस की तरह बिहेवियर भी शो कर सकती है, तो ये एम्फीप्रोटिक है। अब बेटा इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो समझ लो। जैसे यहां पे क्वेश्चन दे रखा होगा कि भाई 0.1 मोलर NaHCO3, इसका हमें पीएच बताना है। 0.1 मोलर NaHCO3 का पीएच आपको बताना है। तो आपको तुरंत लगेगा कि यार यहां पे तो ये HCO3 माइनस है और ये HCO3 माइनस चाहे तो अपना एक H पॉजिटिव डोनेट करे, चाहे तो अपना एक H पॉजिटिव डोनेट करे और चाहे तो एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके H2CO3 बना दे। तो ये एम्फीप्रोटिक हो गया, एसिड भी है बेस भी है। तो जब क्वेश्चन में किसी एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का पीएच पूछा जाए, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का पीएच पूछा जाए, तो हमें ये वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना है। इस कॉन्सेप्ट में करते क्या है बेटा, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से HCO3 माइनस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से HCO3 माइनस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। क्या आ जाएगा, HCO3 माइनस, ये क्या जाने वाला है बेटा, ये आएगा H पॉजिटिव इंटू CO3 माइनस माइनस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएगा Ka2। ये हमारे पास HCO3 माइनस की वैल्यू आ गई। अब इस HCO3 माइनस की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 से आई। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, Ka1 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, क्या दे रखा है, H पॉजिटिव, ठीक है, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस की वैल्यू को पुट करते हैं, एक और H पॉजिटिव आ जाएगा, एक आ जाएगा CO3 माइनस माइनस डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय Ka2। और यहां पे क्या है, यहां पे हमें दे रखा है H2CO3। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको दिमाग में रखना, इसको हम आगे लेके चलेंगे। क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आगे आने वाला है Ka1 इंटू Ka2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा H पॉजिटिव स्क्वायर। आप देखो क्या आ रहा है, CO3 माइनस माइनस, CO3 माइनस माइनस डिवाइडेड बाय H2CO3। यहां पे हम ये एज्यूम करते हैं कि एक चीज यहां पे एज्यूम करने वाली होती है बेटा, वो क्या है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं भाई जितनी टेंडेंसी इसकी H पॉजिटिव को डोनेट करके CO3 माइनस माइनस बनाने की है, उतनी ही टेंडेंसी इसकी H2CO3 को H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके H2CO3 को बनाने की है। उसका मतलब यह हो गया कि भाई जितना हमारे पास CO3 माइनस माइनस होगा उतना ही हमारे पास H2CO3 भी होगा। दोबारा समझो बेटा, जितना वो H पॉजिटिव डोनेट करके CO3 माइनस माइनस बना रहा है उतना ही वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके H2CO3 बना रहा होगा, जिसके कारण CO3 माइनस माइनस का कंसंट्रेशन H2CO3 के बराबर ही हो जाने वाला है। ये यहां पे हम अजम्पशन मान के चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने बोल दिया भैया CO3 माइनस माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, H2CO3 के बराबर होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा Ka1 इंटू Ka2। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा H पॉजिटिव स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बेटा, ये अपने पास आ जाता है H पॉजिटिव स्क्वायर, ठीक है। और यहां से H पॉजिटिव क्या आ जाता है, यहां से H पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास अंडर रूट Ka1 इंटू Ka2। ये हमारे पास H पॉजिटिव का फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास H पॉजिटिव का फॉर्मूला आ गया। इसका जरा माइनस लॉग लेते हैं तो क्या आ जाएगा, PH इज इक्वल टू PKA1 प्लस PKA2 डिवाइडेड बाय 2। और अच्छी बात क्या है, देखो बेटा यहां पे जो pH है ये क्या आ गया, इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता।
चाहे आपको मैं 0.1 मोलर NaHCO3 देता या फिर आपको 0.01 मोलर NaHCO3 देता या फिर मैं आपको 0.3 मोलर NaHCO3 दूं, इन सब का पीएच सेम ही आएगा, इन सब का पीएच सेम आएगा, क्योंकि जो हमारे पास पीएच कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है उसमें कंसंट्रेशन की टर्म ही नहीं है, वो केवल डिपेंड करता है कांस्टेंट पे। और ये फॉर्मूला खास तौर से आप बच्चों लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जब पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स 12th में, तो वहां पे आप पढ़ते हो एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में भी आपने पढ़ लिया हो शायद बायोलॉजी में, वहां पे हम पढ़ते हैं एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, उस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे ज्यूटर आयन बनता है, तो ज्यूटर आयन के पीएच का फॉर्मूला भी यही होता है, यही सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है पीएच एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हो बेटा, वहां पे हमें ये ही यूज करना होता है। और खास बात ध्यान रखना ये कि ये जो हमारे पास पीएच आएगा एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का, एम्फीप्रोटिक एसिड का आप बोल सकते हो, ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन आने वाला है। इसके बाद जल्दी से चलते हैं अपने अगले वाले की तरफ। यहां पे ये हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसका मैं थोड़ा सा हेडिंग चेंज कर देता हूं। यहां पे लिखते हैं अब डाइप्रोटिक, यहां पे अब हम लिखेंगे डाइप्रोटिक एसिड। पीएच ऑफ डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड बेटा अभी मैंने आपको समझाया था, एक डाइप्रोटिक एसिड जैसे मैंने आपको बताया था, यहां पे ये जो H2CO3 है ये डाइप्रोटिक एसिड है, H2CO3 है ये डाइप्रोटिक एसिड है। तो इसका कैसे हमें कैलकुलेट करना है हमने नहीं पढ़ा। मैंने यहां पे आपको क्या सिखाया, मैंने यहां पे आपको सिखाया है कि कैसे हम HCO3 माइनस का पीएच कैलकुलेट करें। HCO3 माइनस जो कि एक एम्फीप्रोटिक है, जो H पॉजिटिव डोनेट भी कर सकता है और H पॉजिटिव एक्सेप्ट भी कर सकता है, लेकिन इस बार हमें समझना है डाइप्रोटिक एसिड को कैसे आखिर सॉल्व किया जाता है। यहां पे भी काफी इजी है बेटा। यहां पे जैसे हम मान लेते हैं एक H2A है, ये टूटता है पहले H पॉजिटिव प्लस HA माइनस में, और फिर अगले स्टेप में HA माइनस फर्दर डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव में और A माइनस में। यहां पे बेटा मैं जैसे जैसे कर रहा हूं आपको वैसे ही वैसे करना है, ठीक है, उसी तरह से करोगे बहुत इजीली सॉल्व होंगी हर चीजें, अननेसेसरी कोई भी डाउट नहीं होगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते चलना। कैसे, इसको मानते हैं C और मानते हैं C में से X खत्म हुआ, तो यहां पे बना X, यहां पे बना X। अब जो HA माइनस X है वो यहां पे भी तो है, जो H पॉजिटिव X है वो यहां पे भी तो है। अब इस X में से Y खत्म हुआ तो क्या हुआ, X में से Y खत्म हुआ तो Y यहां पे बन गया, H पॉजिटिव का टोटल कंसंट्रेशन हो गया X प्लस Y, HA माइनस का कंसंट्रेशन हो गया X माइनस Y और इसका कंसंट्रेशन हो गया Y। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई बेटा, तो इस क्वेश्चन में इस तरीके की चीजों में कुछ भी नहीं बचा। दोबारा समझा देता हूं आपको। C में से X खत्म हुआ, ध्यान से समझना, C में से X खत्म हुआ तो H पॉजिटिव बना X और HA माइनस भी बना X। अब HA माइनस फर्दर डिसोशिएट हुआ, कितना डिसोशिएट हुआ, Y डिसोशिएट हुआ, तो HA माइनस का कंसंट्रेशन अब X में से Y डिसोशिएट हो चुका है, तो ये बन गया X माइनस Y। HA माइनस का कंसंट्रेशन हो गया X माइनस Y। यहां से जब Y टूटा तो H पॉजिटिव ऑलरेडी X था, Y यहां से बन गया, तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हो गया X प्लस Y और A माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो गया, Y। इतना सिंपल सा बेटा अगर आपको याद रह गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप देखिए यहां पे क्या करना है हमें, Ka1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन X प्लस Y, HA माइनस का कंसंट्रेशन X माइनस Y डिवाइडेड बाय C माइनस X। ये तो अपनी एक इक्वेशन आ गई पहली। दूसरी वाली इक्वेशन देखते हैं, इसमें क्या आएगा, ये आ जाएगा Ka2 इज इक्वल टू X प्लस Y, Y डिवाइडेड बाय X माइनस Y।
यहां पे भी बेटा हम कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं। ये एजम्पशन बहुत ही जस्टिफाइड एजम्पशन है, इनको लेके ही चलना पड़ता है, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन बन जाएंगी, अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्या एजम्पशन लेके चलते हैं? हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि भैया x के कंपैरिजन में y बहुत छोटा है। एक एजम्पशन ये मान के चलते हैं और एक एजम्पशन मान के चलते हैं c के कंपैरिजन में x भी काफी छोटा है। ये दो एजम्पशन हमें मान के चलने होते हैं, इनके बगैर अपना काम नहीं चलता। तो KA1 की वैल्यू क्या आएगी? अब देखो बेटा, यहां से KA1 की, अच्छा KA1 की वैल्यू क्या आएगी? x प्लस वाई, क्योंकि y बहुत छोटा है तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा? x के, और x माइनस वाई, y तो बहुत छोटा है तो x माइनस वाई भी किसके बराबर हो जाएगा? x के। तो यहां से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सी। ये हो गई वैल्यू KA1 की। अब KA2 की सोचो, KA2 की क्या आएगी? x प्लस वाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x, x माइनस वाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x। x से x खत्म हो गया, कितना आ गया? y आ गया, ओनली y। ठीक है, अब आप देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पता है। हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पता है? हमें पता है KA1 कांस्टेंट है, गिवन होगा। KA2 पता है कांस्टेंट है, गिवन होगा। कंसंट्रेशन भी गिवन होगा, कंसंट्रेशन भी हमें गिवन होगा। तो आप यहां से निकालना है आपको सबसे पहले x। यहां से आपको क्या निकालना है बेटा? इस वाली इक्वेशन से आपको निकालना है x, और ये तो सीधे सीधे y ही होगा, KA2 तो y ही होगा। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करना है? अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई मुझे CO3 माइनस माइनस का कंसंट्रेशन बताओ, तो CO3 माइनस माइनस का कंसंट्रेशन कितना है? जैसे मान लो यहां पे CO3 माइनस तो मैंने लिया नहीं है, A माइनस। अगर मैंने आपको बोला मुझे A माइनस 2 का कंसंट्रेशन बताओ, अगर मैंने आपको बोला मुझे A माइनस 2 का कंसंट्रेशन बताओ, तो A माइनस 2 का कंसंट्रेशन कितना आएगा? A माइनस 2 का कंसंट्रेशन सीधे सीधे आ जाता है y। बात खत्म, सीधे सीधे y लिखो, आपका आंसर खत्म। अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे यह बताओ H पॉजिटिव कितना है, तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना होगा? H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन आएगा आपके पास x प्लस वाई, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x। बात खत्म, यहीं पे क्वेश्चन खत्म। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना आएगा? x प्लस वाई, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x। अगर आपसे कोई पूछता है भाई HA माइनस का कितना आने वाला है कंसंट्रेशन, तो ये क्या होता है? ये होता है x माइनस वाई, और x माइनस वाई भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आएगा x। बात खत्म। तो आप देखो बेटा कितना इजीली हो गया कि a माइनस 2 का कंसंट्रेशन क्या होगा? a माइनस 2 का कंसंट्रेशन सीधे सीधे आप बोलोगे KA2। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना होगा? आप सीधे सीधे बोलोगे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है X, जो हमने निकाला यहां से। KA1 पता है, C पता है, X की वैल्यू निकाली, वो हो गया H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। HA माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो गया? HA माइनस का कंसंट्रेशन भी हो गया X, और X हमने कहां से निकाला? यहां से। एक क्वेश्चन में आपको इसको बताता हूं, वैसे इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे आज ही। जैसे मान लो हमारे पास दे रखा है H2CO3, जल्दी से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। H2CO3 टूटता है H पॉजिटिव और HCO3 माइनस में, और HCO3 माइनस फिर से टूट जाता है किसमें? ये टूट जाता है अपने पास H पॉजिटिव और CO3 माइनस माइनस में। C माइनस X, C X X X X, X में से Y टूटा, यहां पे क्या बना? X प्लस वाई, Y बना x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। KA1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? जल्दी से देखो, x प्लस वाई वो ही आएगी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय c माइनस एक्स। अगर आपको अजम्पशन याद होंगे, क्या अजम्पशन है? x के कंपैरिजन में y बहुत छोटा है, पहला अजम्पशन, और c के कंपैरिजन में x बहुत छोटा है, दूसरा अजम्पशन। तो हमारे पास KA2 की वैल्यू क्या आ गई? KA1 की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सी। यहां से आपको क्या निकालना है? यहां से आपको निकालना है x, यहां से आपको क्या निकालना है? x। KA2 की वैल्यू क्या आएगी? KA2 की वैल्यू आएगी अपने पास x प्लस वाई, वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई।
तो यहां से Ka2 की वैल्यू क्या आएगी, सीधे सीधे y। अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताओ कार्बोनेट का कंसंट्रेशन क्या है, अगर मैंने आपसे बोला भाई मुझे कंसंट्रेशन बताओ कार्बोनेट का कंसंट्रेशन, आप बोलोगे बाई, और बाई किसके बराबर होता है, Ka2 के बराबर होता है, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। अगर मैंने आपसे बोला भाई मुझे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बताओ, तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या है, x प्लस वाई, जो कि किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। वैल्यू कहां से आएगी, यहां से वैल्यू आपके पास H पॉजिटिव की आ गई, बात खत्म। अगर मैंने बोला मेरे को HCO3 माइनस का कंसंट्रेशन बताओ, HCO3 माइनस का कंसंट्रेशन बताओ, तो HCO3 माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, x माइनस वाई, विच इज अगेन अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू x। x आप यहां से सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा हमें क्या क्या पता चल गया, जल्दी से देखो क्या क्या पता चल गया। यहां से हमें कार्बोनेट का कंसंट्रेशन भी मिल गया y, यहां से हमें H पॉजिटिव का भी कंसंट्रेशन मिल गया x माइनस x प्लस वाई विच इज इक्वल टू x, और यहां से हमें बाई कार्बोनेट का भी कंसंट्रेशन पता चल गया x माइनस वाई इज इक्वल टू x। अगर इस तरह से बेटा क्वेश्चन को करोगे तो ऐसे क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, ठीक है बेटा, तो याद रखना इसको। अब हमारे पास है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सीधे सीधे क्वेश्चन देखेंगे अपने पास। जैसे मान लो HA एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बल्कि मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं, जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये टूट जाता है H पॉजिटिव में और Cl माइनस में, इसका कंसंट्रेशन है C000CC। एक वीक एसिड भी हमने इसमें मिलाया हुआ है, एसिडिक एसिड, जो कि डिसोशिएट होगा CH3COO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में, ये वीक एसिड है। इसका कंसंट्रेशन है C1 में से अल्फा 1 डिसोशिएट हुआ, यहां पे बना C1 अल्फा 1, और यहां पे क्या बना, यहां पे C ऑलरेडी है, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन C ऑलरेडी है HCl से, यहां से कितना बना, यहां से बना C1 अल्फा 1, ये बना बेटा हमारे पास। अब देखो हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में सोचो बेटा। क्या एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया हुआ है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कितनी आ रही होगी। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला है, दोनों में एक आयन कॉमन भी है, तो ओस्टवाल्ड लॉ कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट तो खत्म हो गई होगी, बिल्कुल लेस हो गई होगी। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा 1 इज वेरी वेरी स्मॉलर, अल्फा 1 वेरी वेरी स्मॉलर हो गया, एंड एज कंपेयर टू सी यू कैन निग्लेक्ट द C1 अल्फा 1। तो स्ट्रॉन्गर एसिड और वीक एसिड के पीएच में जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है वो एक्चुअली में है C प्लस C1 अल्फा, लेकिन क्योंकि अल्फा 1 की वैल्यू बहुत छोटी है, C1 अल्फा 1 काफी छोटा हो जाएगा, जिसके कारण कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू C, या फिर आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव दैट कम्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्यूशन में केवल वो H पॉजिटिव ही होंगे जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहे होंगे, वीक एसिड से बहुत ही कम आएंगे। दोबारा समझाता हूं बेटा, एक वीक एसिड में एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वीक एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम हो गई, वो डिसोशिएट ही नहीं होगा। अल्फा 1 की वैल्यू बहुत ही छोटी है, तो C1 अल्फा 1 भी बहुत छोटा हो गया। C के कंपैरिजन में आप C1 अल्फा 1 को निग्लेक्ट कर सकते हो, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव टोटल था वो क्या आ गया, C प्लस C1 अल्फा 1। लेकिन C1 अल्फा 1 बहुत छोटा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव टोटल इज इक्वल टू C, या फिर आप बोल सकते हो जो H पॉजिटिव है सिस्टम में वो पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से ही सिस्टम में आ रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो इसके बाद चलते हैं अब अपने, ये सब हमने कर लिया है, इसके बाद चलते हैं सीधे सीधे अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन के थ्रू अब हम कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaOH। तो NaOH क्या है बेटा, ये है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये है एक स्ट्रॉन्ग बेस जो कि 100% डिसोशिएट होगा।
तो यहां पे OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा? OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा 0.01 मोलर, जिसको आप 10⁻⁻2 मोलर भी बोल सकते हो। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं POH, जो कि आ गया माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, जो कि आ जाएगा अपने पास 2। POH आ गया है 2, तो हमें पता है क्या होता है, PH प्लस POH इज इक्वल टू कितना आता है? 14। तो PH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा? 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट इज द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 NaOH एंड 0.01 मोलर HCl इज मिक्स्ड। अब आपको पहले यहां पे ये सोचना पड़ेगा बेटा, कौन ज्यादा है कौन कम है। तो आप देखो, बेस ज्यादा है, बेस ज्यादा कंसंट्रेटेड है, वॉल्यूम तो दोनों का इक्वल है, बेस ज्यादा कंसंट्रेटेड है और एसिड लेस कंसंट्रेटेड है। तो नेट सॉल्यूशन जो हमारे पास बनेगा वो कैसा बनेगा? नेट सॉल्यूशन बनेगा बेसिक। नेट सॉल्यूशन विल बी बेसिक। जो नेट सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? वो बेसिक बनने वाला है। इस केस में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू होता है बेटा कंसंट्रेशन, आपको मैंने बताया था N1 N फैक्टर नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस माइनस N फैक्टर नॉर्मलिटी वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। देखो बेटा, N फैक्टर NaOH का कितना है? 1। वॉल्यूम कितना है? V। कंसंट्रेशन कितना है? 0.1। ये तो हो गया बेस के लिए। अब एसिड के लिए देखो, N फैक्टर कितना है? N फैक्टर कितना है? 1। वॉल्यूम कितना है? V। और कंसंट्रेशन कितना है? 0.01। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 2V। तो V से V कैंसिल्ड आउट हो जाएगा सारे के सारे। क्या आएगा हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपने पास आ जाता है 0.1 माइनस 0.01, ठीक है, जो कि हमारे और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया। यहां पे देखो क्या है? 0.1 1 V कैंसिल्ड आउट हो गया, 0.1 माइनस 0.01। तो ये अपने पास कितना आएगा? ये अपने पास आएगा 0.09। ये अपने पास आ जाएगा 0.09 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 0.045। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.045। ठीक है, अब 0.45 इसको हमें सॉल्व करना है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पीएच। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? इसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 45 इंटू 10⁻⁻3। ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब इसका माइनस लॉग करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आ रहा है? ये आ रहा है बेटा 45 इंटू 10⁻⁻3। तो POH कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा? POH आ जाएगा माइनस लॉग 10⁻³ माइनस लॉग 45। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 log 10 माइनस लॉग, ये कितना आएगा? 5 इंटू 9। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 3। यहां पे कितना आ जाएगा बेटा? यहां पे आ जाएगा 3 माइनस लॉग 5 माइनस लॉग 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2। तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस लॉग 0.5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.7। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा अपने पास 2 log 3। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 माइनस 0.7। यहां पे कितना आएगा बेटा? यहां पे आएगा 2 इंटू 0.477 होता है, मैं लिख लेता हूं 0.48। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 माइनस 0.7। ठीक है, और यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे हो जाएगा माइनस 0.96। तो लिख लेते हैं ये कितना आ जाएगा 3, और यहां पे कितना हो जाएगा?
यहां पे हो जाएगा 1.66, ये हो जाएगा 1.66, ठीक है 1.66। अब ये हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.34। ये अपने पास क्या आया, ये आया POH। ये क्या आया है बेटा अपने पास, ये आ गया POH। POH कितना आ गया 1.34। तो अब हमें देखना है pH। तो pH कितना आ जाएगा 14 माइनस 1.34, जो कि अपने पास आएगा 12.76 के आसपास। pH कितना आ जाएगा 12.76 के आसपास। देखते हैं आंसर। देखो बेटा अपना जो pH आ रहा है वो लगभग ये आ रहा है D वाला, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। और देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप हमें अगर मतलब मैं बोलूं आपको तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन, ये मैंने कहां कर दिया, ये मैंने, अच्छा ये मैंने अगले वाले, अच्छा ये तो पीछे वाला क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से भी हम इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते थे, या ओके ये वैसे भी मैंने यहां पे ये लिखा, ये आ जाएगा अपने पास 3-4, तो ये आ जाएगा अपने पास 6-6 लगभग। तो 12.66 आ गया, और जो कि हमें दे रखा है 12.65। और देखो बेटा इस क्वेश्चन को अगर अब आप देखो, एक बार तो देखो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि भैया ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन रियल में आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, ये क्वेश्चन अगर रियल में आपके एग्जामिनेशन में आ जाए तो कतई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए तो पेन भी नहीं चलना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर इस क्वेश्चन में आप सॉल्व करते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको इस क्वेश्चन में सीधे टिक करना है। कैसे? एसिड ज्यादा है कि कम है? एसिड कम है, बेस ज्यादा है, सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। ऑप्शन एलिमिनेशन करो। पहला एसिडिक नहीं होगा, तीसरा एसिडिक नहीं होगा, बी ऑप्शन न्यूट्रल नहीं होगा, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा? डी तो होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में पेन तक हिलाने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन में केवल हमें इतना सोचना था कि सॉल्यूशन का पीएच बेसिक आएगा, तो क्यों ना हम पहले ऑप्शन देख लें। एसिडिक वाले दोनों एलिमिनेट हो गए, न्यूट्रल भी एलिमिनेट हो गया, सीधे सीधे आंसर हमने डी कर दिया। अगर चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने में आपने देखा कि अच्छा खासा टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरी एडवाइस यही है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड मच बेटर है, उसी से हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे हमें दे रखा है व्हाट इज OH माइनस इन द फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 20 ml of 0.5 molar HCl and 30 ml of 0.01। तो देखो बेटा यहां पे भी अगर आप देखोगे तो यहां पे बेस ज्यादा है, यहां पे भी बेस ज्यादा है। तो जब बेस ज्यादा होता है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या आएगा? N1 मोलरिटी। यहां पे बेटा मैंने ये n लिखा था, ये भी m ही होंगे क्योंकि हमने n फैक्टर तो ले लिया है, ठीक है। V1 माइनस ये किसके लिए है? ये है बेस के लिए। N2 M2 B2 ये किसके लिए? एसिड के लिए। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अपने पास? V1 प्लस V2, ये हमारे पास आएगा। अब देखो बेटा बेस का n फैक्टर कितना है? इस बेस का n फैक्टर होता है 2। इसकी मोलरिटी कितनी है? इसकी मोलरिटी है 0.1। इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम है 30 ml। अब एसिड के लिए देखो, एसिड HCl है, n फैक्टर होगा 1, वॉल्यूम कितना है 20, और ये कितना होगा 0.05। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस 50, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास 50। 30 प्लस 20 50 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा अपने पास 6। इधर सॉल्व करेंगे तो इधर सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 50, क्या आ गया? 5/50। 5/50 कितना आ गया? 1/10। तो OH माइनस का वहां पे कंसंट्रेशन कितना है? 0.1, और 0.1 हमें दे रखा है डी ऑप्शन में। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है बड़े ही आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन वो ही आ गया जो हम लोगों ने आज ही सुबह को मैंने आपको समझाया था। जब कई सारे एसिडों को ऐड कर रहे हैं तब क्या करेंगे।
तो देखो बेटा पहले क्या करेंगे, यहां पे पहले वाला जहां पे pH है 3, वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या होएगा 10⁻³ दूसरे वाले में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या होगा 10⁻⁴। तीसरे वाले में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या होगा 10⁻⁵। और तीनों का इक्वल वॉल्यूम, तो क्या करना है हमें, पहले का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय पहले का वॉल्यूम, दूसरे का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का वॉल्यूम, तीसरे का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय तीसरे का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 3 वॉल्यूम। वो सारे कैंसिल्ड आउट हो गए। आपके पास क्या आएंगे, आपके पास आ जाएगा ये 0.00111/3। आप सॉल्व करके देख लो बेटा, यहां से कितना है ये -5, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.001। यहां से आया पहले वाला, दूसरा वाला यहां से आया, तीसरा वाला यहां से आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 111 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 3। 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 37 इंटू 10⁻⁵ ये आ जाएगा। ठीक है, सही किया है, हाँ 37। तो यहां पे अगर हम इसको करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3.7 इंटू 10⁻⁵ साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि हमें दे रखा है बेटा ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे दे रखा है कैलकुलेट द पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन दैट कंटेन H पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁻10। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है हमें 10⁻⁻10। आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस किसके बराबर आता है 10⁻14 के बराबर आता है। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है 10⁻10, OH माइनस का कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, कितना आ जाएगा 10⁻14 डिवाइड बाय 10⁻10, कितना आ जाएगा आंसर 10⁻4। तो हमें पता चल गया यहां पे कि भाई OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻4। तो क्यों ना इसका माइनस लॉग लेके POH निकाल लिया जाए। POH कितना आ जाएगा 4। हमसे क्या पूछा है, POH ही पूछा है, और POH कितना आ गया 4। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा, और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैंने आज आपको क्लास में डिस्कस करे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ n/10। n/10 का मतलब क्या होता है बेटा, n/10 का मतलब होता है 1/10 नॉर्मल NaOH। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पूरी तरीके से डिसोशिएट होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 1/10 या फिर 0.1। तो POH कितना आ जाएगा, POH आ जाएगा 1। POH सिंपली क्या आ जाएगा 1। हमसे पूछा है pH, तो आपको पता है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो pH कितना आ जाएगा 13, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, pH वैल्यू ऑफ 10 मोलर HCl। ये कल मैंने आपको बेटा समझाया था, मैंने आपको कल समझाया था, आप देखो उसी पे बेस हमारे पास क्वेश्चन भी है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि 1 मोलर से ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो उसका पीएच नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव पीएच को हम पीएच स्केल पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट सोरेनसन के थ्रू पीएच स्केल तो 1 मोलर कंसंट्रेशन से कम वालों के लिए है, लेकिन पीएच नेगेटिव हो सकता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये 10 मोलर है। अब ऑप्शन देखो, इक्वल टू 1 नहीं, इक्वल टू 2 नहीं, लेस देन 0 बिल्कुल सही। अगर हमारे पास 1 मोलर HCl होगा तो 1 मोलर HCl का पीएच कितना आएगा, 1 मोलर HCl का पीएच आ जाएगा अपने पास 0। और यहां पे 10 मोलर है HCl, पीएच कितना आना चाहिए, पीएच इसका आना चाहिए अपना 10 -1। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे -1 ना देके उन्होंने बोल रखा है कि भैया लेस देन 1, तो हमें यहां पे लेस देन 1 ही चूज करना है। ठीक है बेटा, ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 एसिड HA, 2 एसिड A एंड B, pKa वैल्यू पहले वाली है एसिड की, pKa दे रखा है हमारे पास 1.2 और pK2 दे रखा है 2.8। Ka की वैल्यू क्या होगी बेटा, Ka की वैल्यू होगी 10⁻⁻1.2। ठीक है, Ka2 की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁻2.4।
तो देखो बेटा यहां पे Ka1 इज मोर देन Ka2, और आपको मैंने बताया था कि कोई भी एसिड स्ट्रांग है या फिर कोई भी एसिड वीक है, कैसे बताते हैं, उसकी Ka की वैल्यू से बताते हैं, उसकी Ka की वैल्यू से बताते हैं। तो जिस एसिड की Ka ज्यादा होगी, जिस एसिड की Ka वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी pKa की वैल्यू कम होगी, और वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिस एसिड की Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, उस एसिड की pKa की वैल्यू कम होगी, वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पे A के लिए Ka की वैल्यू ज्यादा दे रखी है एंड B के लिए Ka की वैल्यू कम दे रखी है, तो यहां पे क्या होगा, A इज स्ट्रॉन्गर देन B, A एसिड स्ट्रॉन्गर होगा देन B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो यहां पे हमें दे रखा है परसेंटेज ऑफ प्रिडीन दैट फॉर्म प्रिमिडियन आयन इन 0.1 मोलर एक्वस प्रिडीन सोल्यूशन, Kb वैल्यू दे रखी है। तो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली पूछा है कि हमारे पास ये बेस है प्रिडीन C5, ये 5 ही होगा, C5H5N, जो आपको पता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और कुछ इस तरह से बनाएगा, कुछ इस तरह से बनाएगा, और पूछ रहा है कितना वो बनाएगा। तो डिसोसिएशन ही पूछ रहा है भाई कितना एक्चुअली में ये करेगा। तो डिसोसिएशन आपको पता है बेटा, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है अंडर रूट Ka, एसिड के लिए Ka, तो बेस के लिए क्या लिखेंगे, Kb/C। Kb हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁹। C हमें दे रखा है 0.1, अंडर रूट लगा देंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आएगा बेटा अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 1.7 इंटू 10⁻⁸। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 1.7 इंटू 10⁻⁴। ये तो वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में, हमसे पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए इसको अल्फा से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1.7 इंटू 10⁻⁻²। अब देखो बेटा अंडर रूट 1.7 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अंडर रूट 2 की वैल्यू आती है 1.41, तो अंडर रूट 1.7 की वैल्यू 1.41 से कम होगी, ऑलमोस्ट 1.3 के आसपास आएगी। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ऑलमोस्ट 1.3 के आसपास आएगी। तो हमें आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.3 इंटू 10⁻⁻², जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आ गया होगा बेटा। अल्फा मैंने पहले निकाला Kb/C, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि आंसर चाहिए था परसेंटेज में, और बस सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl। देखो बेटा ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को हम लोग पहले बिना कुछ न्यूमेरिकल जैसी कुछ लिख के, बिना कैलकुलेशन किए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो आपको याद होगा H पॉजिटिव टोटल कितना आएगा, H पॉजिटिव जो एसिड से आए वो, प्लस H पॉजिटिव जो वाटर से आए वो। तो ये वैल्यू कितनी आती थी बेटा, आपको याद है 10⁻⁸, एसिड से आया 10⁻⁷। ठीक है, तो ये जो कंसंट्रेशन आएगा, ये जो कंसंट्रेशन आएगा हर हाल में ये मोर देन 10⁻⁻7 आने वाला है। ये हमारे पास एक हिंट है क्वेश्चन में कि H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हर हाल में 10⁻⁷ से ज्यादा होना चाहिए। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन है। देखो बेटा इसमें कम दे रखा है, इसमें कम दे रखा है, हटा दो, इसमें भी कम दे रखा है, हटा दो। देखो यहां पे 10⁻⁸ दे रखा है, 10⁻⁷ से छोटा, हटा दो। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो ये 0.95 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा, जो कि 10⁻⁻1 से 7 से छोटा है, ये भी छोटा है, हटा दो। ये वैल्यू काफी ज्यादा है, ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू काफी ज्यादा है, ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं होगी। दोबारा समझाता हूं बेटा, जो हमारा H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁷ से ज्यादा आना चाहिए। ये वाली वैल्यू 10⁻⁷ से छोटी है, छोड़ दो। ये वाली वैल्यू 10⁻⁷ से छोटी है, छोड़ दो। ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है,
इतना ज्यादा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमें 10⁻⁻7 में 10⁻⁸ जोड़ा, 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर 10⁻⁷ को 10 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर ए आना चाहिए। ये वैल्यू बहुत बड़ी है और हमने तो थोड़ा सा ही जोड़ा है, तो आपका जो आंसर है वो 10⁻⁷ से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, और वो थोड़ा सा ज्यादा रखा है आपको ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी, दिमाग चला के भी सॉल्व किया जा सकता था। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ CH3COOH, दिस वन, H पॉजिटिव आयन इज दिस वन, फाइंड आउट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। तो देखो बेटा, यहां पे हमें क्या दे रखा है, यहां पे हमें दे रखा है कि A की वैल्यू दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव दे रखा है। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितना दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव दे रखा है 3.4 इंटू 10⁻⁴। ये हमें दे रखा है और हमसे पूछा है फाइंड आउट द इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइंड आउट द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हम देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होता है C अल्फा, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू होती है √KA/C। तो अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, ओके, ये तो वैसे ही हो जाएगा √KA इंटू सी। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन होता है √KA इंटू सी। H पॉजिटिव कितने दे रखा है, 3.4 इंटू 10⁻⁻⁴। √KA की वैल्यू कितनी है, 1.7 इंटू 10⁻⁵ C। स्क्वायर करो बोथ द साइड, 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 3.4 10⁻⁸ इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10⁻⁵। 2 टाइम्स 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ गया, 6.8। 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 10⁻⁵ कितना हो गया, 10⁻⁻3। ये बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन होगा हमारे पास। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। K की वैल्यू कितनी दे रखी है, सही दे रखा है, 3.4 दे रखा है। तो K की वैल्यू कहां पे रखी है मैंने, ओके, K की वैल्यू मैंने ये रखी है और 10⁻⁴ ये रखा है, इसका स्क्वायर किया 10⁻⁸ आ गया 3। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि हमें कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डाइप्रोटिक एसिड H2X। ठीक है, तो यहां पे बेटा अब देखो, इसमें कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। यहां पे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं H2CO3 का। ये एक वीक एसिड है, यहां पे डिसोसिएशन हुआ और बन गया HCO3-। अगर ये एक वीक एसिड है तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा। HCO3- एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। तो अगर मैं इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, देखो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, ये बेस है, ये बेस है, इसीलिए ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करना चाहता है। HCO3- is a strong conjugate base. It has the tendency to accept the H positive. लेकिन इस रिएक्शन में मैं उसको एसिड की तरह काम करने के लिए मजबूर कर रहा हूं। अरे बाय द नेचर वो तो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जो वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना चाहेगा, वो डोनेट कैसे कर देगा, और करेगा तो बहुत कम करेगा। तो क्योंकि ये वीक एसिड था, इसीलिए HCO3- और भी ज्यादा वीक एसिड होना चाहिए। ये बहुत ही वीक एसिड होगा, क्यों, क्योंकि HCO3- इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ये बेस ज्यादा है, बेस जितना ज्यादा होगा एसिडिक उतना ही कम होगा। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, इसलिए ये वीक एसिड होगा। अब जो हम एसिडिक स्ट्रेंथ बताते हैं, कैसे बताते हैं, Ka1 और Ka2 की वैल्यू से तो बताते हैं। भाई ये H2CO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसके लिए Ka1 बड़ा होगा, और HCO3- तो एक वीक एसिड है, इसके कंपैरिजन में तो और भी वीक एसिड है, तो इसका Ka2 तो और भी छोटा होगा।
भाई H2CO3 HCO3 माइनस के कंपैरिजन में तो स्ट्रांग ही है भाई, ये वीक एसिड है, ये वीक 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 एसिड है, तो HCO3 माइनस के कंपैरिजन में H2SO3 ये एक स्ट्रांग एसिड हुआ। जो स्ट्रांग एसिड होगा उसकी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी और जो वीक एसिड होगा उसकी Ka की वैल्यू कम होगी, यही हमें देखना है। तो क्या होगा बेटा, Ka1 शुड बी मोर देन Ka2, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH माइनस ऑफ 0.1 मोलर 2% आयोनाइज वीक एसिड इज। तो देखो बेटा, हमें पता है H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या होता है वीक एसिड के लिए, आपको याद होगा C अल्फा। हमें क्या दे रखा है, 0.1 दे रखा है कंसंट्रेशन एसिड का, और अल्फा की वैल्यू कितनी रखी है, 2/100। कितना हो गया, ये हो गया 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 2। ये तो आ गया H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बेटा। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना आ गया, 2 × 10⁻³ अब आपको पता है H पॉजिटिव इंटू OH माइनस ये कितना आता है, 10⁻14। तो OH माइनस कितना हो गया, OH माइनस हो गया, हम इसको ले सकते हैं 10 × 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻³ तो ये तो गया 5 टाइम्स 5, और ये अपने पास हो जाता है -12, ये अपने पास आता है -12। तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ये आ गया और OH माइनस का कंसंट्रेशन ये आ गया। जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो बेटा, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻³ यहां पे है ये वाला, और OH माइनस का कंसंट्रेशन है 5 × 10⁻12 ये वाला। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, यहां पे हमारा आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस BOH is the 10⁻12. The concentration of hydroxyl ion in 0.1 molar aqueous solution of base. बेटा बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया है। OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, C अल्फा। C की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, C की वैल्यू दे रखी है 0.01, और यहां पे कितना दे रखा है 10⁻12। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, आप यहां पे सीधे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 10⁻14। OH माइनस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻14। एक बार दोबारा देख लेते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, यहां पे कुछ और है, एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है अपने पास Kb की वैल्यू कितनी रखी है, 10⁻12। एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन OH माइनस कंसंट्रेशन ये कितना दे रखा है, 10⁻²। और क्या पूछा है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, ये हमारे पास उसका इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है बेस का, ये हमारे पास बेस का इनिशियल कंसंट्रेशन है। OH माइनस का कंसंट्रेशन नहीं है, ये बेस का कंसंट्रेशन है, और हमसे पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या आएगा, √Kb × C, जैसा हमने अभी एक क्वेश्चन में किया था। तो Kb की वैल्यू कितनी है, Kb की वैल्यू है √10⁻12। बेस का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻², कितना हो जाएगा √10⁻14, जो कितना आ जाएगा √10⁻7, जो कि हमें दे रखा है बेटा ऑप्शन नंबर डी में, जो हमें कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो बेटा देखो, आज की क्लास में हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ एसिड, वीक एसिड, इन सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो इन टॉपिक के साथ साथ जो अपने आगे वाले टॉपिक हैं, जहां पे हम पढ़ते हैं सॉल्ट का हाइड्रेशन, उसका
जो हम हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहां पे जो टॉपिक हमने आज करे हैं इनके भी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। बेटा जितने मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो कॉन्सेप्ट आज की क्लास वाले तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनमें से एक भी कॉन्सेप्ट आपके हाथ से छूट ना पाए, आपको इन कॉन्सेप्ट को फोर्सफुली अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। अगली क्लास में इस पे बेस भी क्वेश्चन करेंगे और आगे वाले टॉपिक भी करेंगे। तो बेटा अगली क्लास में मिलते हैं। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट।